वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने चैप्टर 8 न्यूटन की गति विषयक नियम एवं संवेग से संबंधित आंकिक प्रश्नों को कराया था। आज हम चैप्टर 9 बल आघूर्ण, समांतर बल, बलयुग्म तथा भौतिक तुलना नामक चैप्टर से तथ्य को लेकर के आए हैं। तो आइए इस चैप्टर से हम पहला टॉपिक देखते हैं, बल आघूर्ण या बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण। तो मित्रों, जिस प्रकार से रेखीय गति करने के लिए किसी वस्तु पर बल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उसी तरह से यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उस अक्ष के परितः घुमाने के लिए एक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। या कह लें कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर रेखीय गति के लिए एक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है जिसको हम बल कहते हैं। तो इसी के पैरेलल, इसी की तरह वृत्तीय गति या कह लें किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन के आता है कि यदि किसी बॉडी को, किसी वस्तु को लीनियर मोशन कराना हो, रेखीय गति कराना हो, तो उस पर एक बल की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उस पिंड को अक्ष के परितः घूर्णन गति के लिए, अक्ष के परितः गति के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं? बल का आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये हमारी एक वस्तु है और इस अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, इस तरह से ये घूम सकती है, ठीक है। तो अब इसको घुमाने के लिए हमको यहाँ पर बल लगाना पड़ेगा और ये बल से संबंधित एक और भौतिक राशि बन के आती है जिसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो किसी वस्तु के रेखीय गति के लिए बल की आवश्यकता होती है और किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो बल आघूर्ण एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने के लिए आवश्यक होती है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा अगर आप लिखें तो लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है
तो उस पर एक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और इसका संबंध उस वस्तु पर लगाए गए बल से होता है, और इस बल आघूर्ण का संबंध वस्तु पर लगाए गए बल से होता है। यानी कहने का आशय है कि यदि कोई वस्तु इस तरह से इस घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, कोई वस्तु इस घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो इसे घुमाने के लिए एक बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी या एक बल की आवश्यकता होगी जो बल इस वस्तु को घुमा सके, और इस बल से संबंधित ही एक भौतिक राशि होती है जिसको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो इस बल आघूर्ण के मान को देखा जाए तो ये जो हम बल लगा रहे हैं, इस बल की जो इस घूर्णन अक्ष से दूरी है, इस बल एवं घूर्णन अक्ष से इस बल के क्रिया रेखा, ये हमारी क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, यही भौतिक राशि बल का आघूर्ण होता है। तो हम इस वस्तु को इस अक्ष के परितः घुमाने के लिए बल लगाते हैं, और इस बल से संबंधित एक भौतिक राशि होती है जिसको हम बल का आघूर्ण कहते हैं, और उसका मान इस लगाए गए बल और इस बल की क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से आप लिखेंगे कि किसी वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने के लिए बल का आघूर्ण, आवश्यक बल का आघूर्ण घुमाने के लिए आवश्यक बल का आघूर्ण अब उसको घुमाने के लिए एक बल लगाएंगे, उस बल का एक आघूर्ण बनेगा। तो बल का आघूर्ण लगाए गए बल तथा बल की क्रिया रेखा एवं घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
इसे किसी बल के आघूर्ण को इसे टाउ से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ये किसी अक्ष के भीतर घूमने के लिए स्वतंत्र वस्तु के लिए जो भौतिक राशि आवश्यक होती है, उस भौतिक राशि को हम बल का आघूर्ण कहते हैं या बल आघूर्ण कहते हैं। और इस बल आघूर्ण का संबंध किससे होता है? आरोपित बल से होता है, लगाए गए बल से होता है। और किसी वस्तु को उसके अक्ष के परिधि घुमाने के लिए आवश्यक बल का आघूर्ण जो होता है वो लगाए गए बल तथा बल की क्रिया रेखा एवं घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो लिखे हैं वो ये है कि ये हमारा अक्ष है और ये वस्तु है जो अक्ष के परिधि इस तरह से घूम सकती है। अब इसको घुमाने के लिए एक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है जिसका परिमाण मान इस लगाए गए बल तथा इस बल की क्रिया रेखा, ये बल की क्रिया रेखा है, और इस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर इस अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी r हो, इस अक्ष से बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या हो, r हो, और लगाया गया बल F हो, तो हमारा बल आघूर्ण टाउ क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को अक्ष के परितः घुमाने के लिए या घूर्णन गति कराने के लिए आरोपित बल F तथा इस बल की क्रिया रेखा एवं अक्ष के बीच की लंबवत दूरी r हो, तो बल आघूर्ण या बल का आघूर्ण टाउ बराबर F इंटू आर, ये एक फार्मूला बन के आता है। तो यही से टाउ का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आर दूरी का मात्रक मीटर, तो लिख सकते हैं टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर। अगर सीजीएस पद्धति में लिखे तो सीजीएस पद्धति में क्या हो जाता है, न्यूटन की जगह लिख देंगे टाइम और इसकी जगह लिख देंगे सेंटीमीटर, डाइन सेमी या डाइन सेंटीमीटर। और यहीं से अगर इसका बीमी सूत्र लिखना चाहें तो बीमी सूत्र जो होता है वो न्यूटन का होगा mL/t-2 और मीटर का होगा L, ये हो जाता है mL/t-2। ये बीमी सूत्र हो जाता है बल आघूर्ण का। तो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि किस भौतिक राशि का बीमी सूत्र कार्य की ऊर्जा के बीमी सूत्र के बराबर होता है, तो आप बताएंगे
कि बल आघूर्ण का विमित सूत्र जो mL²T-2 है, यही विमित सूत्र कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। तो एक तरह से कार्य का विमित सूत्र, ऊर्जा का विमित सूत्र और बल आघूर्ण का विमित सूत्र सब क्या होता है, सेम सेम होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे हम बल आघूर्ण की दिशा या बल आघूर्ण की प्रकृति, तो आइए देखते हैं कि बल आघूर्ण की प्रकृति क्या होती है। तो बल आघूर्ण की प्रकृति को देखा जाए तो हम यदि ये पिंड हम बनाते हैं इस तरह से और ये इसका अक्ष होता है, ये यहां से ये अक्ष इसमें एंट्री किया है, ऐसे चलना, और इस पर हम बल इस दिशा में इस तरह से लगाते हैं और इस अक्ष की इस बल से जो दूरी है वो r है और ये क्या है। तो यहां पर इस बल के कारण, ये जो बल इस तरह से लगाया जा रहा है, इस लगाए गए बल के कारण ये पिंड हमारा इस तरह से वामावर्त दिशा कह लें या कह लें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो इस प्रकार का बल आघूर्ण जो पिंड को उसके अक्ष के परितः घड़ी की विपरीत दिशा में या वामावर्त में घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो बल आघूर्ण के इस प्रवृत्ति को कहते हैं धनात्मक बल आघूर्ण या वामावर्त बल आघूर्ण। जैसे अगर हम इसको लेकर के देखें कि ये अक्ष है और ये वस्तु है। अब ये बल अगर हम लगा रहे हैं इस तरह से और ये वस्तु अक्ष के परितः वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा बल आघूर्ण लगा है वो बल आघूर्ण वामावर्त या फिर धनात्मक बल आघूर्ण है। और यदि बल आघूर्ण और यदि बल इस प्रकार से लगे, इधर लगे कि वस्तु घड़ी की दिशा में घूमने लगे, और जब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इस प्रकार का जो बल आघूर्ण होगा उसको ऋणात्मक बल आघूर्ण या दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के रूप में देखेंगे। तो हमारा बल आघूर्ण की प्रकृति दो होती है। तो क्या लिखेंगे कि बल आघूर्ण की दो प्रकृति होती है। दो प्रकृति, नंबर एक दक्षिणावर्त और इसी को ऋणात्मक बल आघूर्ण, और दूसरी वामावर्त और इसी को धनात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसके जैसा कि नाम से ही पता चल रहा कि यदि बल आघूर्ण किसी वस्तु पर इस प्रकार से लगे कि वो वस्तु को दक्षिणावर्त घुमावे, बाएं से दाएं की तरफ घुमावे, या कह लें घड़ी की दिशा में घुमावे, तो इस प्रकार के बल आघूर्ण को दक्षिणावर्त बल आघूर्ण या हम कह लेंगे कि ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। दक्षिणावर्त बल आघूर्ण या फिर ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पर यदि आरोपित बल के कारण वस्तु अपने अक्ष के परितः वामावर्त या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हो, तो इस प्रकार आरोपित बल से जो बना हुआ बल आघूर्ण होगा उसको हम वामावर्त बल आघूर्ण या इसी का एक नाम देते हैं धनात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण की प्रकृति दो होती है, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। यदि बल आघूर्ण की वजह से वस्तु अपने अक्ष के परितः दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घूमती है तो बल आघूर्ण ऋणात्मक होता है, और यदि वस्तु अपने अक्ष के परितः वामावर्त दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त से वामावर्त,
दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, या कह लें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस प्रकार के बल आघूर्ण को दक्षिणावर्त बल आघूर्ण कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि बल आघूर्ण वस्तु को अक्ष के परितः क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की क्षमता रखती है, प्रवृत्ति रखती है, तो इस प्रकार का बल आघूर्ण ऋणात्मक बल आघूर्ण। और यदि बल आघूर्ण वस्तु को अपने अक्ष के परितः वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखती है, तो इस प्रकार का बल आघूर्ण जो होता है वो धनात्मक बल आघूर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे कि यदि बल आघूर्ण वस्तु को अक्ष के परितः घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखती हो, प्रवृत्ति रखता हो तो यह बल आघूर्ण धनात्मक बल आघूर्ण होता है। और इसी के विपरीत यदि बल आघूर्ण वस्तु के अक्ष के परितः घड़ी की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो यह बल आघूर्ण ऋणात्मक बल आघूर्ण होता है। तो यदि बल आघूर्ण वस्तु को अक्ष के परितः घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो यह बल आघूर्ण ऋणात्मक बल आघूर्ण कहलाता है। तो इस तरह से बल आघूर्ण की दो प्रवृत्ति होती है, या बल आघूर्ण के दो प्रकार को होते हैं, धनात्मक बल आघूर्ण और ऋणात्मक बल आघूर्ण। धनात्मक बल आघूर्ण वो होता है जो किसी वस्तु पर लगाया जाए या जो किसी वस्तु पर लगे तो वह वस्तु को अक्ष के परितः एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो। और ऋणात्मक बल आघूर्ण वो होता है जो किसी वस्तु पर लगे तो वस्तु को अक्ष के परितः क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो कौन सा बल आघूर्ण होता है? ऋणात्मक बल आघूर्ण होता है। तो आगे हम देखते हैं बल आघूर्ण का सिद्धांत। बल के आघूर्ण का सिद्धांत। बल के आघूर्ण का सिद्धांत। ये बिल्कुल न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की तरह है। वहां पर हम
बल शब्द का उपयोग कर रहे थे, बल भौतिक राशि का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पर बल आघूर्ण भौतिक राशि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि यदि वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो यदि एक से अधिक बल आघूर्ण उस पर लग रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो समस्त बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो लिखेंगे कि यदि वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, और एक से अधिक बल वस्तु पर कार्यरत है, तो सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर बल F1 F2 डॉट 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 Fn लग रहे हो और इनकी क्रिया रेखाओं की घूर्णन अक्ष से दूरी क्रमशः R1 R2 डॉट 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 Rn हो तो τ1 बराबर F1 इंटू R1, τ2 बराबर F2 इंटू R2 डॉट 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 τn बराबर Fn इंटू R। तो आप लिखें सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहां पर लिखेंगे बल आघूर्ण के सिद्धांत के आधार पर कि τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn इक्वल टू 0, या यहीं पे लिखेंगे कि समेशन τn इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 टू n। ये हो जाता है बल आघूर्ण का सिद्धांत। और इसी को आप लिख सकते हैं कि समेशन F(I)R या Fn Rn इक्वल टू 0, जहां n इक्वल टू 1 टू n। ये हमारा हो जाता है बल आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम फिर लेते हैं कि ये वस्तु है, इस अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। एक बल इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है। तो दोनों बल के लगने के बावजूद भी यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो हम कहेंगे F1, ये बल F1 इंटू यहाँ से इस क्रिया रेखा के बीच की दूरी R1, F1 इंटू R1 पहले का बल आघूर्ण, और दूसरे का ये F2 लग रहा है और ये दूरी R2 है, तो F2 इंटू R2 दो बल आघूर्ण में, दोनों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ लेते हैं और उसका मान क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और बीजगणितीय
रूप से जोड़ने का मतलब होता है कि आप जो इसके पहले अभी बल आघूर्ण की प्रकृति को देखेंगे, कौन सा बल आघूर्ण धनात्मक होगा, कौन सा बल आघूर्ण ऋणात्मक होगा। तो अगर इस बल को लगा रहे हैं तो ये बल वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज में वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये बल का आघूर्ण जो होगा वो धनात्मक होगा, और ये बल जो वस्तु को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, इस बल का आघूर्ण जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से ये धनात्मक बल आघूर्ण, ये ऋणात्मक बल आघूर्ण दोनों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ेंगे तो चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, और चिन्ह के साथ जोड़ने का मतलब ही होता है बीजगणितीय योग। तो चिन्ह के साथ जोड़ करके हम उसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, और यही हो जाता है बल आघूर्ण का सिद्धांत। तो इस तरह से हमने आज बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण की प्रकृति क्या होती है, बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है उसको देखा, और बल आघूर्ण का कार्य क्या होता है उसको भी हमने देखा कि जिस तरह से बल किसी वस्तु को रेखीय गति प्रदान करता है, उसी तरह से बल आघूर्ण किसी वस्तु को उसके अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, घुमाने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का तथ्य आप तक पहुंचता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।